हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए, आज मॉक नंबर 62 करवा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब एक दुकानदार जो है एक वस्तु की कीमत जो है उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। जो उसका क्रय मूल्य मतलब जितने में वो बेचता है, सॉरी खरीदता है। तो एक क्लियरेंस के दौरान एक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और एक क्लियरेंस के दौरान वो उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो जो 20% की वो छूट दे रहा है, कहीं छूट देगा तो वो चीज़ बेचेगा मतलब। और फिर भी उसे 180 का लाभ कमाता है, तो फिर भी उसे 180 का लाभ होता है। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें वस्तु की क्रय मूल्य बतानी है। आप क्वेश्चन में देखो, दोबारा पढ़ो कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु की कीमत को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मतलब एक दुकानदार जो है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो एक तरफ लिख लिया हमने क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो इसने कहा है कि दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है। तो मान लो क्रय मूल्य 100 है, 100 से 50% अधिक अंकित किया तो 100 का 50% 50, तो 50 ज्यादा अंकित किया तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका 150, 150। ठीक, इतना समझ में आया। फिर आगे बोल रहा है क्लियरेंस के दौरान अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो फिर उसे 20% की छूट मिलती है अंकित मूल्य पर। जो वो छूट दे रहा है, छूट देने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ बेची होगी। तो 20% छूट दे रहा है तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। अगर आपको याद नहीं है तो वैसे निकाल लो, 20% हटा के 100, 20 से काट दो, 20 × 15 100। तो 5 पर 1 की उसे छूट मिल रही है, 5 पे उसे 1 की छूट मिल रही है। तो मतलब अंकित मूल्य कितना है 150। 150 पे 5 पे 1 की छूट मिल रही है तो कितने में बेच रहा होगा 4/5 में बेच रहा होगा। तो 5 दिए 15, जीरो, तो कितना बन गया 120। तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। इतना समझ गए। इसके बाद ये बोल रहा है कि उसे फिर भी उसे 120 रुपए का लाभ कमाता है। तो कितने का लाभ कमाता है वो 120 का। तो यहाँ पे से लाभ क्वेश्चन में दे रखा है 120, 180 का लाभ हो रहा है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू बतानी है हमें। तो कोई चीज का क्रय मूल्य 100 है, मतलब कोई चीज 100 में खरीद रहा है और विक्रय मूल्य 120 है, बेच 120 में रहा है। तो उसे कितने का लाभ हो रहा है 100 में खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन में कितने का लाभ दे रखा है 180 का। तो 20 यूनिट किसके बराबर 180 के। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 180/20, जीरो से जीरो कट गया, 2×9 = 18। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर इसने बोला है वस्तु का क्रय मूल्य बताना। क्रय मूल्य कितना 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट 9 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 × 100, कितना आ गया 900। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 18 है। तो 13 संख्या का औसत कितना दे रखा है 18। तो यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए और उसने हर संख्या को किससे गुणा कर दी 6 से, तो उसका नया औसत क्या होगा। उसका नया औसत पूछ रहा है। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें औसत दे रखा हो और क्वेश्चन में कह रहा हो कि हर संख्या को हमने गुणा कर, हर संख्या को हमने इससे गुणा कर दी, तो जिससे गुणा करी है औसत को उससे गुणा कर दो तो वो हमारा नया औसत आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 13 संख्या का औसत दे रखा है 18। तो यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया तो उसने हर संख्या को 6 से गुणा कर दिया, नया औसत बताना है। तो 18 हमारा औसत है, उस औसत में 6 की गुणा कर दो तो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में 6, 18, 13 दे रखा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके बढ़ाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने में सिर्फ बड़ा एक ही दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन लगा दो सीधा सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जितना टाइम बचाना बचाओ। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर भी एक बार 18 की 6 में, 6 8 48, 25 4 6 4 108 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि के बाद एक पेंटिंग की लागत 6300 है। तो पेंटिंग का मूल मूल्य क्या, मतलब 20% की वृद्धि करने के बाद जो पेंटिंग की लागत है वो कितनी होगी 6300। मतलब 20% की वृद्धि के बाद उसकी पेंटिंग की लागत कितनी होगी 6300। तो पेंटिंग का मूल मूल्य बताना है। मतलब पेंटिंग का क्या बताना है मूल मूल्य, मतलब स्टार्टिंग में पेंटिंग का रेट क्या था, पेंटिंग का लागत क्या थी स्टार्टिंग में, वो बतानी है। अब पहले तो देखो 20% की फ्रैक्शन निकालनी। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर आपको नहीं पता तो कैसे निकालें 20% हटा के 500 कर दो डिवाइड, 20 से 20 कम 20, 20 पंजे। तो पहले इसने बोला 20% की वृद्धि हो गई। 20% वृद्धि होने के बाद तो 1/5 है, तो 5 से वृद्धि होकर कितनी होगी 6 होगी। तो 5 से वृद्धि होकर 6 होगी, मतलब लागत उसकी पहले 5 थी, 5 से बढ़ के कितनी होगी 6 होगी। तो इसने बोला 20% की वृद्धि के बाद उसकी जो लागत मूल्य है पेंटिंग की वो कितनी हो जा रही है 6300।
मतलब 20% की वृद्धि के बाद। तो जब हमने 20% की वृद्धि की तो 5 से 6 हो गया, तो 6 हो गया, 6300 बन गया। तो पेंटिंग का मूल मूल्य बताना, मतलब स्टार्टिंग की में बताना है उसका, स्टार्टिंग में उसकी मूल्य क्या था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 20% की वृद्धि के बाद वो 5 से 6 हो गया। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि के बाद कितना हो रहा है, 6300, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6300। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6300 अपॉन 6, काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 और 0 काट दो, 2 10 जा 20, 1 बच गया 0, 2 पंजे 10 और 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1050। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मूल मूल्य मतलब 5 यूनिट की वैल्यू उठा के, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1050 इंटू 5, लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 जीरो 0 और 5 पंजे 25, लास्ट में 5 जीरो जिसके वो आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आपको फिर भी मैं सोल्व करके बताता तो 1050 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 0 को छोड़ दो और से मल्टीप्लाई कर लो, तो 105 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, 5 पंजे 25, ऐसे लगे 2 0 था ऐसे उतर गया, 5 एकम 5, तो 1 0 था 0 बढ़ा दे, 5 2 5 0, इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, एक घनाभ के 3 क्रमागत फलों का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मतलब एक घनाभ है, उस घनाभ के जो 3 क्रमागत फलक है उनका क्षेत्रफल दे रखा है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका घनाभ का आयतन बताना है। तो क्या बताना है, घनाभ का आयतन बताना है। तो अब देखो, अब हम क्वेश्चन में जो है जो घनाभ है उसका जो फलक है, 3 फलक मान लेते हैं, एक एक्स फलक है, एक वाई फलक होता है, एक जेड फलक होता है, ये 3 फलक होते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आयतन क्या होगा। मतलब इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है कि जिसमें हमें आयतन दे रखा होगा और फलकों का क्षेत्रफल दे रखा होगा। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन जो है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ तीनों फलकों की जो का क्षेत्रफल को गुणा कर दो, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, ये फॉर्मूला होता है सीधा। तो इसको कर दो, तो आयतन कितना के बराबर आ गया, x कितना 27 इंटू वाई कितना 48 इंटू जेड कितना 25। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर रूट निकालना इसकी मल्टीप्लाई करके फिर उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से सोल्व इसको कैसे करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लो, इसके क्या निकाल लो, फैक्टर निकाल लो। पहले 27 का फैक्टर निकाल लो, 27 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितने 3 आ गए 3। तो 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। फिर 48 के फैक्टर कर लो, 48 के फैक्टर हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो 2 कितना है, 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। फिर 25 है, 25 का फैक्टर कर लो, 25 का फैक्टर निकाल दो, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5 कितना आ गया 2। तो अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पेयर बना देंगे, 2 2 का पेयर। तो एक पेयर तो ये बन गया 3 3 का, और एक 3 3 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, और एक 2 का पेयर ये बन गया, और एक 5 का पेयर ये बन गया। अब इसमें से एक एक उठा लो तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो इसमें से 3 उठा लिया, इन दोनों में से 3, एक 3 उठा लिया, इन दोनों में से एक 2 उठा लिया, इसमें से एक 2 उठा लिया, और इसमें से एक 5 उठा लिया। तो कितना बन जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 इंटू 5, तो 36 की मल्टीप्लाई 5 में करेगा, बन जाएगा 180। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइप ए अकेला एक खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को अकेले 28 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टंकी को 28 घंटे में भर सकता है। तो एक साथ काम करते हुए उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो उन्हें आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें बताना है कि उन्हें कितना समय लगेगा आधी टंकी भरने में। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में बता रखा है पाइप ए 24 घंटे में भर रहा है टंकी को, पाइप बी उसको 28 घंटे में भर रहा है, तो एक साथ काम शुरू किया तो कितने टंकी में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो सीधा एक फॉर्मूला लगा देंगे, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इससे हमारा टाइम निकल जाएगा कितने समय में टंकी भर देगा। तो x कितना 24 और y कितना 28, तो 24 इंटू 28, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल काम, मतलब पूरी टंकी भरने में। तो हमें टंकी कितनी भरनी है, आधी। जब टंकी आधी भरनी है तो 2 से डिवाइड कर लो तो आधी टंकी भरेगी। तो 24 इंटू 28 तो पूरी टंकी भरेगा वो। 24 इंटू 28 होती है कि वो जो टोटल काम है वो करेगा, पर हमें काम करवाना आता है तो इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं।
अपॉन में एक्स प्लस वाई, मतलब 24 प्लस 28। तो क्या बन जाएगा 24 इंटू 28, ये 2 नीचे है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 24 प्लस 28 कितना बन जाएगा 52। तो अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 छिक 12, तो 2 तिये 6, 2 13 का। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया 3 इंटू 28 अपॉन 13। तो 28 की गुना 3 में करो, क्या बन जाएगा 8 तिये 24, चल लगे 2 3 दूनी 6 7 8, तो 84 अपॉन 13। तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको सीधा डिवाइड करते हैं, 84 को 13 से, 13 छिक कितना बन जाएगा, 13 छिक करो 6 18 से लगाए 6 बन 7, तो 13 छिक 78, कितना बन गया 6। तो पहले इसे उतारेंगे, फिर रिमाइंडर उतारेंगे 6 अपॉन 13, 6 से ही 6/13 इसका उत्तर है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक,